ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी में किसी को कोई डाउट मेरे से पूछना, एनी डाउट इन फिजिक्स ऑप्शन में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी फ्री। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट वाले पैराग्राफ में डाउट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट वाले पैराग्राफ में कोई डाउट? एएस आदर्श, जो डाउट है एक बार बोल के बता यार। कैन यू स्पीक? आदर्श, यस सर। कैन यू स्पीक? क्या डाउट है उसमें? ये सर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस के होता है तो सॉलिड सरफेस है ना? यस सर। अगर उस सॉलिड सरफेस पे मोर देन वन गैसेस एब्जॉर्ब करवाई जा सकती है, तो हमेशा वो गैस प्रेफरेबली एब्जॉर्ब होगी जिसका वंडर वॉल कांस्टेंट ए हाई है। और हम लोगों ने गैसियस स्टेट में ये चीज पढ़ी थी कि जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर, उनके लिए ए वैल्यू ज्यादा होगी, बी वैल्यू कम होगी। और जिन गैसेस में ए वैल्यू ज्यादा, जिनमें अट्रैक्टिव नेचर ज्यादा होगी, वो सॉलिड सरफेस की तरफ इजीली एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी दिखाता है। इसलिए वहां पर ये चीज लिखी हुई है, easily liquefiable gases are preferably they prefer to get absorbed easily, क्योंकि easily liquefiable gas वो जिसका वंडर वॉल कांस्टेंट ए ज्यादा हो। यस सो एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें आ रही थी कि 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन मीथेन, तो वो ये which लाइन is still more than 4.5 ml of hydrogen. हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 ग्राम चारकोल है, तो 1 ग्राम चारकोल पाउडर के ऊपर अगर हमारे 1 ग्राम चारकोल सपोज मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ, इसके एटमॉस्फेयर में, इसकी सराउंडिंग में यहाँ पर अगर SO2 भी है, मीथेन भी है और हाइड्रोजन भी, तो इसके 1 ग्राम क्वांटिटी में कौन सी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी? जिसका ए वैल्यू ज्यादा हो, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो। और उन्होंने डाटा में एग्जांपल से SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर बताया हुआ है 630 केल्विन, मीथेन के लिए 190 केल्विन और हाइड्रोजन के लिए 33 केल्विन। तो क्लियरली चारकोल के सरफेस पे SO2 गैस विल बी एब्जॉर्ब मोर। इसलिए जो उन्होंने ऐसा लिखा कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोर SO2 because its critical temperature is more, because its A value is high than methane than hydrogen. आगे जो उन्होंने लिखा इट इज स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाइहाइड्रोजन, वो इसी गैस की कितनी क्वांटिटी एब्जॉर्ब हुई उसको ml में एक्सप्रेस करते हैं। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा मेन पॉइंट इज ये कि मोर देन वन गैसेस के साथ कंपैरिजन करना हो, तो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्बेंट के लिए कौन सी गैस इजीली एब्जॉर्ब होगी? जिसकी वंडर वॉल कांस्टेंट ए ज्यादा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, या यूं कहो जिस गैस को लिक्विफाई करना है। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑनलाइन वाला माइक लगा लीजिए, आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। अब ठीक है? यस यस सर। यस सर। रिवर्सिबल नेचर वाला पैराग्राफ में डाउट यस सर। नीचे जो होना प्रेशर चाहिए वाला यार, लिखा हो, होना चाहिए। नीचे जो प्रेशर वाला लिखा, हाँ बिल्कुल डाउट होना चाहिए। सॉलिड प्लस गैस फॉर्म्स गैस स्लैश सॉलिड। पहली बात तो सपोज करो
एक सॉलिड सरफेस है, इस पे आके कोई बैठ गया, तो एडजॉर्बेंट कौन है? एडजॉर्बेंट कौन है, नीचे सरफेस या ऊपर वाला? दिस इज एडजॉर्बेंट एंड दिस इज एडजॉर्बेंट। कभी भी एडजॉर्प्शन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लिखा हो ना P/Q, तो P हमेशा एडजॉर्बेट है, Q एडजॉर्बेंट है। ये टेक्निकल वे है बताने का, कौन किस पे एडजॉर्ब हुआ। P Q पे एडजॉर्ब हुआ, जो एडजॉर्ब होगा उसको पहले लिख ले, जिसके सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ उसको बाद में लिखना। तो अगर गैस सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हुई तो बोलना है गैस/सॉलिड। अब अगर कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एडजॉर्प्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक है। और ली चैटलर प्रिंसिपल कहता था जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं उनमें टेम्परेचर को घटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो टेम्परेचर अगर कम करोगे तो गैस एब्जॉर्ब होगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, गैस डीजॉर्ब करेगी। अब अगर मुझे इसको प्रेशर से देखना, मान लो मैं इस रिएक्शन का Q लिखता हूं, रिएक्शन कोएफिशिएंट QP, तो मैं लिखूंगा 1 प्रेशर ऑफ गैस। तो अब अगर मैंने गैस का प्रेशर ज्यादा कर दिया, ज्यादा, तो Q छोटा होगा। Q छोटा होने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो गैस एड्सॉर्ब होगी। तो गैस को एड्सॉर्ब कराने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, तो Q छोटा करो। Q छोटा करने के लिए प्रेशर बढ़ाओ, इसलिए गैस पर प्रेशर लगाओगे तो गैस इजीली एड्सॉर्ब होगी। वैसे भी जिसको भी किसी के सरफेस पे आके बैठना है उसको अपनी फ्रीडम लॉस करनी पड़ेगी। तो गैस को जब सॉलिड के सरफेस पे बांधना है तो गैस को खींच के बांधना पड़ेगा, अपने आप नहीं गैस बनेगी। इसलिए गैस के ऊपर प्रेशर लगाओ। आप लोगों ने लिक्विड एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, वहां टॉपिक आया था हेनरीज लॉ। तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती कब थी? जब प्रेशर गैस का, क्योंकि गैस को लिक्विड के साथ बॉन्ड बनाना नहीं पसंद एक्चुअली। जब गैस को लिक्विड के साथ बॉन्ड नहीं बनाना पसंद, सॉलिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए गैस पर जबरदस्ती किए बगैर आप उसे डिसॉल्व नहीं करा सकते। इसलिए गैस को दबा दबा के, प्रेशर दे दे के सॉलिड के सरफेस के साथ फोर्सफुली बॉन्ड बनवाना पड़ता है। सो दिस प्रोसेस can go in forward if you decrease Q, for which if you increase the pressure. So adsorption की टेंडेंसी प्रेशर बढ़ाने से, adsorption की टेंडेंसी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ेगी। और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को क्या करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर्स एडसॉर्प्शन। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, फोर्थ पॉइंट में डाउट किसमें? केमीज ऑप्शन में भी यही चाहिए, क्योंकि गैस को बॉन्ड बनवाने हैं ना। तो कोई भी हो, चाहे केमीज ऑप्शन भी क्यों ना हो, प्रेशर लगाए बिना गैस इजीली एडसॉर्ब ही नहीं होता। टेम्परेचर, वहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट अलग हो गया था, पर प्रेशर का इफेक्ट दोनों के लिए सेम है। कभी भी गैस को किसी सॉलिड सरफेस से जब फिजिकल बॉन्ड बनाना नहीं पसंद है, केमिकल बॉन्ड तो बनाना वैसे नहीं पसंद है, उसको तो जोरों से लगा लगा के, दबा दबा के उसको बॉन्ड बनवाने पड़ेंगे सॉलिड से। सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट में डाउट? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पढ़ के आए हो। गुड। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन में डाउट? श्योर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमीज ऑप्शन में हाई स्पेसिफिसिटी में डाउट? होना चाहिए। उसकी जो लाइन है हाई स्पेसिफिसिटी में, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। इस लाइन में किसी को डाउट?
इसका मीनिंग ना, तो एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि सपोज करो किसी मेटल के सरफेस पे मुझे ऑक्सीजन को बिठाना है, और क्योंकि हम केमिज ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो फिर इस ऑक्सीजन को मेटल के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जब मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मेटल के साथ जब भी एड्सॉर्ब होगी तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के साथ होगी, मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका मीनिंग है कि ऑक्सीजन एड्सॉर्ब होगी, क्योंकि केमिज ऑप्शन का मतलब जो एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेंट के साथ जब सरफेस पे टच करेगा तो केमिकल बॉन्ड भी बनाएगा, और केमिकल बॉन्ड बिना रिएक्शन के हो ही नहीं सकता, और जब मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो जब मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करने को तैयार हो तभी ऑक्सीजन उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। इसी तरह अगर किसी मेटल ने हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना और केमिज ऑप्शन करना तो फिर उसको अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब मेटल का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बन गया, मेटल का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड बन गया। अगर किसी ने पूछा कि ये हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बना रही है कहां गई, एक्चुअल में इस मेटल के क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड्स है उनमें हाइड्रोजन फिट होगी, अब वो मेटल हाइड्राइड बन चुका। यू गॉट दिस पॉइंट? पक्का? सर यानी ये रस्टिंग का भी एक एप्लीकेशन है? दोबारा बोलना। रस्टिंग का भी यही एप्लीकेशन है? कैसे? अच्छा, मतलब जब आयरन के सरफेस को ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में लाते हैं वहां पे यही कहना चाह एड्सॉर्प्शन रहे हो? होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला। सर सर एक मिनट। हाँ, आप में से जो डीएसआर वाली क्लास में जाना चाहते हैं तो उनका रूम नंबर बता दो ना। 4th फ्लोर पे है। ये आपको नहीं पता होगा ना? हाँ, ये आपको नहीं पता। हाँ, मतलब जो लोग वहां जाके पढ़ना चाहते हैं दे कैन गो। एक बार, वैसे सर को ये पता नहीं है, मैंने सरफेस स्टार्ट किया होगा और इन्होंने अभी काइनेटिक्स नहीं पढ़ी है, पर ये आपको नहीं समझ में आएगा। आप एक काम करो, आप में से कुछ बच्चे जाके सर को एक बार इन्फॉर्म कराओ। हाँ, एक बच्चा जाके ना सर से बता आए। सर एक मिनट। सर आप सर को ये बताओ कि सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हुई पड़ी है तो या तो सरफेस एक बार सर खत्म कर ले तब हम काइनेटिक्स कर लेंगे। हाँ ओके। हाँ जी, ऑनलाइन में कुछ पूछ रहा था कोई स्टूडेंट? यस सर। हाँ जी बोलो। सर तो सर ये जो इसका सर ये है, इसमें सर मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो सर वो ऑक्साइड फॉर्मेशन को बनाने के लिए ज्यादा प्रीफर करेंगे। दोबारा बोलना। जो अगर किसी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा? नहीं सर, वो अगर मेटल ज्यादा पॉजिटिव है तो सर वो तो हाँ, ज्यादा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। यस सर। आगे? तो सर इसमें जब सर कंपेयर करेंगे तो सर ज्यादा पॉजिटिव वाला को मतलब वो हाँ ऑक्साइड फॉर्मेशन में ज्यादा हाँ प्रेफर ठीक करेंगे। है, मैं समझ गया। तुम ये कह रहे हो कि एक बार ये सरफेस एस ब्लॉक वाली मेटल का ले लिया, एक बार डी ब्लॉक वाली मेटल का ले लिया। यस सर। तो ये ध्यान रखना, एडिजॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। सर अगर आपने एस सरफेस ब्लॉक एरिया वाली मेटल भी लेनी है ना, अगर आपने यस एस सर। ब्लॉक वाली मेटल भी लेनी है, पाउडर्ड फॉर्म में लेना लेकिन, यस सर। ताकि सरफेस एरिया भी ज्यादा हो, उसकी रिएक्टिविटी ऑलरेडी ज्यादा। ठीक है, यू गॉट योर आंसर जो पूछा था? थैंक यू सर। अच्छा ओके। इर्रिवर्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ में डाउट है।
इरिवर्सिबिलिटी वाला पैराग्राफ। हाँ, इरिवर्सिबली सिर्फ इसलिए कि एड्सॉर्बेट ने आके एड्सॉर्बेंट से बॉन्ड बना लिया, अब इसका उठना मुश्किल है क्योंकि अब केमिकल बॉन्ड बन चुके हैं। तो आना आसान है, जाना मुश्किल है, हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा। अगेन इस पैराग्राफ की वो लाइन अंडरलाइन करो। Fizz's option of a gas adsorbed at low temperature may change into chemisorption at high temperature. ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। यूजुअली हाई प्रेशर इज फेवर फॉर chemisorption, अभी पॉइंट उठाया था। अगेन नेक्स्ट सरफेस एरिया और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन तो सेम। सर इरिवर्सिबल वाला पॉइंट एक पूछना था। लास्ट क्लास में ये चीज एक्सप्लेन की तो थी जब डिफरेंस था केमिकल बॉन्ड कि सर जब रिवाइज एड्सॉर्बेट का जब बॉन्ड एड्सॉर्बेंट के साथ बनेगा उसकी आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन उसका उठना मुश्किल हो गया। तो एडसॉर्प्शन की टेंडेंसी ज्यादा, डिसॉर्प्शन की टेंडेंसी कम। दिस इज इरिवर्सिबिलिटी। अगर यही यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेस होते तो अगर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी है उनके पास कि वंडरवॉल फोर्स बॉन्ड ब्रेक हो जाए और मॉलिक्यूल सरफेस से उड़ जाए। तो एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन बोथ आर वेरी स्पॉन्टेनियस। बोथ आर स्पॉन्टेनियस मतलब रिवर्सिबिलिटी आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अपना कैमरा ऑफ करो, सब दर्शन कर रहे हैं आपको। XM4VZJTND, इतना अच्छा नाम। अच्छा नेक्स्ट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में आके यहां से हम स्टार्ट करें अब आज की क्लास। तो वहां कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, वहां के पैराग्राफ का हेडिंग जो है फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUNDLICH, फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बारे में पहली चीज तो आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है। X/m is K into P raised to power 1/n. What is X? X is mass of adsorbate. थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहे। आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। Yes, sir. Like seriously. I gonna call. अपना माइक बंद करो। कितनी बार कहा है मत किया करो। नहीं वो तो अनम्यूट कर सकते अपने आप को। ये चैट हटा रहा हूं। कितना पेज छोड़े? कौन सा पेज? मैंने तो लिखवाया ही नहीं। आदित्य राज कितना पेज छोड़े? आधा पन्ना भी मत छोड़ो। अच्छा चलो देखो, X is mass of someone who is getting adsorbed. M is mass of the surface, जिसने surface provide किया उसका mass. M is mass of adsorbent. अब अगर मैं एग्जाम्पल गैस की बात कर रहा हूं तो अभी हमने ये चीज देखी थी कि अगर किसी गैस मॉलिक्यूल को सॉलिड के सरफेस पे एब्जॉर्ब करना है तो प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं। अगर मुझे गैस का एडसॉर्प्शन करवाना है तो गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, X/m रेशियो इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। अब एक बात बताओ, अगर मैं मास ऑफ एड्सॉर्बेंट फिक्स कर दूं 2 ग्राम, तो 2 ग्राम के सरफेस में मैंने 5 ग्राम सब्सटेंस एड्सॉर्ब करा दिया,
तो 5/2 बन गया एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अगर उसी 2 ग्राम के सरफेस पे मैंने 10 ग्राम गैस एड्सॉर्ब करा दी तो मैं मास ऑफ एड्सॉर्बेंट फिक्स रख रहा हूं। अगर मेरे लिए कोई वेरिएबल है तो ये एक्स नंबर जिसको एड्सॉर्ब कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कमरे के फ्लोर पे 10 ग्राम चारकोल स्प्रे करवा दिया। अब 10 ग्राम चारकोल का सरफेस फिक्स हो गया। अब इस कमरे के अंदर आप एयर की क्वांटिटी बढ़ाई जो, तो एयर में जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं वो चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होती जा रही हैं, तो ये क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। सो आई विल से फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ एड्सॉर्बेंट larger the quantity of adsorbate, more will be x/m ratio, more will be extent of adsorption। हमने ये कहा कि गैस का प्रेशर जितना ज्यादा करोगे उतना एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा, तो होना ये चाहिए था x/m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन शुड बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, p की पावर 1 होना चाहिए। अब सपोज करो एक सरफेस है, मैंने गैस का प्रेशर बढ़ाता गया तो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पे बैठते गए। एक टाइम ऐसा आया पूरा सरफेस भर गया। अब अगर मैं इसके बाद और प्रेशर लगा भी दूंगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल को ही तो सरफेस को टच करने का मौका मिलेगा। अब अगर मैंने और गैस का प्रेशर लगाया, इसके ऊपर दूसरे गैस के मॉलिक्यूल आके टिकेंगे, पर उनको सरफेस थोड़े ना मिला। इसका मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर अप टू सर्टेन एक्सटेंट व्हेन फुल सरफेस विल गेट ऑक्यूपाइड, देयर इज नो मोर फर्दर एड्सॉर्प्शन। यहां पर जब मैं वर्ड बोल रहा हूं देयर इज नो मोर फर्दर एड्सॉर्प्शन का मतलब देयर आर नो मोर गैसेस मॉलिक्यूल आर there is no possibility that any other gas molecule will get adsorbed on the surface। इसका मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर बियॉन्ड सर्टेन प्रेशर, आप गैस का प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो, एड्सॉर्प्शन में अब कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, यानी कि x/m बिकम्स कांस्टेंट। पर यह सिचुएशन तब आएगी जब आप प्रेशर को एक सर्टेन लेवल से ज्यादा कर देंगे। जिस समय x/m कांस्टेंट हो गया, मैं इसको ये लिख सकता हूं इट इज प्रोपोर्शनल टू p⁻0, क्योंकि अब प्रेशर में जितना मर्जी कर दूं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने यहां प्रोपोर्शनल हटाना है तो कोई कांस्टेंट ही तो लगाओगे। तो मैं ये लिख सकता हूं x/m अगर एक कांस्टेंट नंबर है इंटू 1 कर दूं, और 1 को मैं लिख रहा हूं p⁻0। पर ये सिचुएशन कब आएगी? जब तक सरफेस पूरा नहीं ऑक्यूपाई हुआ, जब तक सरफेस में कुछ हिस्सा बचा हुआ है, आप प्रेशर लगा लगा के गैस को एब्सॉर्ब कराते जा रहे हो। सो आई विल यूज द वर्ड कि x/m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन, लेकिन x/m p की पावर 0 पे डिपेंड करेगा when there will be saturation। अगर मुझे इस नंबर और इस नंबर को जनरलाइज करके लिखना हो तो एक जनरल इक्वेशन बनाएगी x/m is k into p⁻1/n। ये जो वर्ड 1/n लिखा तो हम ये कहना चाह रहे हैं या तो p की पावर 1 हो सकती है या p की पावर 0 हो सकती है। तो यहां p की पावर कोई भी नंबर हो सकता है जो 0 से 1 के बीच का। अब 0 से 1 के बीच के नंबर बताओ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दे आर बिटवीन 0 and 1। इसलिए हमने जनरल इक्वेशन लिख दी x/m is k into p⁻1/n, where 1/n is less than or 1/n lies between 0 and 1। पर अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये 1/n की वैल्यू 0 कब होगी, 1/n की वैल्यू 0 कब होगी, जब p की पावर 0 कब होगी, जब x/m क्या बन जाए, और ऐसा कब आएगा जब आप गैस का प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर से ज्यादा कर दोगे। पर x/m का कांस्टेंट होना मीनिंग क्या बताएगा कि जितना मर्जी गैस का प्रेशर बढ़ा लो, अब एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी और नहीं बढ़ रही। अगर मुझे इस ग्राफ को दिखाना,
ग्राफिकली। सपोज करो जिस टाइम तक सर आउट सरफेस, ऑफ फ्रेम है सर, अच्छा आउट ऑफ फ्रेम सर। अच्छा, ये लाइन इसीलिए बनी हुई है। ओके, जिस टाइम तक अभी सैचुरेशन नहीं आया था, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे गैस का, गैस सरफेस पे एब्जॉर्ब होती जा रही थी, तो x बाय एम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये ग्राफ ऐसे गया, मोर द प्रेशर मोर द x बाय एम। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, इफ इट इज माय y वेरिएबल, pressure is my x variable, y proportional to x, y some constant time x, y is equal to mx। तो ग्राफ तो ऐसा ही जाएगा ना इनिशियली, पर जैसे जैसे मैं गैस का प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूं, सरफेस सैचुरेट होता जा रहा है। तो आफ्टर सम इंक्रीज इन प्रेशर, नो मोर चेंज इन एडसॉर्प्शन। इफ इवन इफ यू चेंज प्रेशर जितना मर्जी, तो मैं प्रेशर अगर बढ़ाता भी जाऊं तो x बाय एम शुड बी लाइक दिस। खाने में इतना टाइम कैसे लग गया? क्योंकि ये लाइन ऐसे आने का मतलब क्या है, क्या कांस्टेंट p या x बाय एम? x बाय एम। तो इसलिए अगर मुझे इस रेंज से प्रेशर की इस रेंज से इस रेंज में ये ग्राफ कनेक्ट करना है, तो मुझे ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा। इस रेंज में अगर किसी ने पूछा x बाय एम p की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, सुनो ना भैया, तो आप बताओ यहाँ p की क्या पावर थी, यहाँ p की पावर, तो यहाँ p की पावर कोई ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है। इसलिए जनरल एक्सप्रेशन बन गया x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n, where n will approach to 1, where n will approach to 1 when, if this n approaches to 1, what will be this power? ऐसा कब होगा, बिगिनिंग में या आफ्टर? बिगिनिंग में। when the pressure is low, then n approaches to 1 and n approaches to infinity, means this number is कब? after saturation. So this is Freundlich equation। अब इस Freundlich equation में वो कभी न्यूमेरिकल इस टॉपिक से दे तो एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है लॉग की टर्म में। सो इफ x बाय m इज k into p raised to power 1 by n, if I take log on both sides, this equation will become log k plus log p raised to power 1 by n, which is log k plus 1 by n log p। तो आपको बताना log x by n वर्सेस log p का ग्राफ कैसा है। log x by m is y variable, log p is x variable, this is m and this is c। So what will be the slope? Slope is 1 by n, y intercept is log p। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा इसमें। अब पैराग्राफ पढ़ो, यही वाला पैराग्राफ एडसॉर्प्शन। अच्छा एक और चीज, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में मैं वेरी क्या कर रहा हूं गैस का, तो इस ग्राफ के एक्सपेरिमेंट में थ्रू आउट गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब वो ग्राफ जिसके दौरान टेम्परेचर सेम रखा। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट प्रेशर इज वेरिएबल, temperature is changing, sorry, temperature is constant, so this graph is adsorption isotherm। पिछली क्लास में ऐसा एक ग्राफ मैंने बताया था, x by m वर्सेस टेम्परेचर। ये कौन सा एडसॉर्प्शन के लिए था, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल, जिसमें हमने कहा था कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे एडसॉर्प्शन कम होता जाएगा। तो इस ग्राफ के हर पॉइंट पे मैंने गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा है, इट इज एडसॉर्प्शन आइसोबार।
because throughout the pressure has been constant because temperature is variable. इसी तरह जो केमीज ऑप्शन वाला ग्राफ बनाया था, ग्राफ में पहले बढ़ता था फिर घटता था, इस रीजन से यहां तक टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा था। रीजन क्या था? क्योंकि ये टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा था। एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही थी तो प्रोसेस आगे बढ़ती जा रही है। बट थ्रू आउट यहां से लेके यहां तक गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, सो इट इज आल्सो एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, अब पढ़ो पैराग्राफ। एक ग्राफ एनसीईआरटी ने इसी पैराग्राफ में और बनाया हुआ है, आप इसको यहां से देखेंगे। आपसे ये पूछा जा रहा है फॉर द सेम गैस x/m वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। तो फ्रॉन्डलिक के इक्वेशन से ये रिलेशन से हमने ये ग्राफ बनाया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस का टेम्परेचर T1 है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस का टेम्परेचर T2 है। तो हमें बताना है कौन सा टेम्परेचर बड़ा है कौन सा छोटा है। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होता है। तो जब आप T का कंपैरिजन कर रहे हो, कीप P कांस्टेंट, तो मैं P की एक वैल्यू पे ये लाइन खींच दूंगा, कीपिंग P कांस्टेंट। अब यहां से चेक करो x/m एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी कहां ज्यादा है, नीचे वाले पॉइंट पे ऊपर वाले पॉइंट पे। और एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर, तो फिर ये वाला ग्राफ T2 लेस देन T1। चेक करो अब अपने ग्राफ में, उसी पैराग्राफ में मिला। टेम्परेचर 195 से 244 किया, 244 से 273 किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वो, और ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब रीड करो वो पैराग्राफ पूरा।
एनी डाउट? पढ़ा भी है? उस पैराग्राफ में ये लाइन जरा अंडरलाइन करो। फ्रेंडलिक isotherm explains behavior of adsorption in an approximate manner. लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन देखो। Freundlich at isotherm explains behavior of adsorption in an approximate manner. The factor 1 by n can have value between 0 and 1. Probable range is 0.1 to 0.5. इसका क्या मीनिंग है? Maximum experimentally observed value of 1 by n is 0.1 to 0.5. ये याद रखनी है, ये लाइन, ये रटनी है कि ये फिगर हमें पता होना चाहिए कि 1 by n की मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है वो 0.1 to 0.5। उसके बाद इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट पेज पे लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाला जो पैरा, बोथ द कंडीशंस आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। बकवास जो लास्ट लाइन है, दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेंडलिक आइसोथर्म, thus it fails at high pressure। फ्रेंडलिक थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों प्रेशर बढ़ाने के बाद x by m कांस्टेंट हो गया, ये फ्रेंडलिक को नहीं पता। ये इक्वेशन तो पता है पर उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं करता फ्रेंडलिक। फ्रेंडलिक आइसोथर्म डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई दिस कर्व बिकम फ्लैट। ये जो मैंने रीजन आपको दिया था कि आफ्टर सर्टेन प्रेशर पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, नो मोर गैस कैन बी फर्दर एब्सॉर्ब, ये इसने नहीं बताया, ये एक नए साइंटिस्ट ने बताया, लैंगमुयर। अभी करेंगे हम इसकी भी थ्योरी, लैंगमुयर एडसॉर्प्शन थ्योरी, उसने ये चीज एक्सप्लेन की थी, ये फ्रेंडलिक ने नहीं एक्सप्लेन की। फ्रेंडलिक ने सिर्फ इक्वेशन दिया था, पर ये इक्वेशन हाई प्रेशर पे जाके ये फ्लैट क्यों हो जाता है, ये रीजन फ्रेंडलिक को नहीं पता, ये दिया लैंगमुयर ने एक्सप्लेन किया। और लैंगमुयर थ्योरी अपनी शीट में एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो हम नोट्स में लिखेंगे। वो थ्योरी अपने यहाँ पे नहीं है, शीट में है, अगर किसी के पास शीट हो तो वो चेक कर सकते हो, उसमें लैंगमुयर एडसॉर्प्शन थ्योरी है। बट वो एक्चुअल में तो वो बियॉन्ड अवर सिलेबस है, बट हम फिर भी करेंगे क्योंकि करना है तो करना है। हाँ, रेजो के टेस्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए करना है। अच्छा, अब एक और चीज, एक मिनट, जो चीज हम यहां पर गैस के लिए कर रहे हैं वो चीज सोल्यूशन में भी वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर, अब अगर मैंने यहां पाउडर्ड चारकोल डाल दिया तो एसिटिक एसिड एडसॉर्ब हो जाएगा, एसिटिक एसिड विल गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। तो इस सोल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड की मोलैरिटी घट जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा पीएच की फॉर्म में, आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड करके। तो उन्होंने ये बोला कि इनिशियली एसिटिक एसिड के सपोज 200 ml 0.01 मोलैरिटी है, आफ्टर सम टाइम वो मोलैरिटी घट के इतनी हो गई, तो आप चेंज इन मोलैरिटी निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना एसिटिक एसिड इसने एब्सॉर्ब कर लिया। तो जितना एसिटिक एसिड इस सोल्यूशन में बचा हुआ होगा उससे उसकी पीएच निकालनी है। अगर मैं रिकॉल करवाऊं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड की पीएच निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहां पर ये वो मोलैरिटी होगी जो एसिटिक एसिड की अभी भी सोल्यूशन में है, जो एब्सॉर्ब नहीं हुई। वो न्यूमेरिकल में आपको ये बताएंगे कितना एब्सॉर्ब हो गया और इनिशियली कितना लिया था, तो फिर माइनस करके कितना अभी भी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, आपको वो रख के पीएच निकालनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब मैंने बोला आयनिक इक्विलिब्रियम से आएगा तो घबराओ मत, करे यार फिर से, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला इस पर। जब भी क्वेश्चन आएगा बहुत इजी लड्डू टाइप आना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए यहाँ पर सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब समथिंग विच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, समथिंग विच हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड इन द चारकोल, समथिंग विच हैज नॉट बीन एब्सॉर्ब्ड ऑन द चारकोल। बट अगर मेरे पास इस सोल्यूशन में कोई सॉल्यूट है और मैंने कोई एड्सॉर्बेंट रख दिया
तो वो सॉल्यूट कुछ देर बाद सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में घट जाएगी। तो ये सिर्फ एसिटिक एसिड के साथ ही नहीं होगा, ये कोई भी ऐसा सॉल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पानी में ये इस सोल्यूशन में ब्लू लिटमस डाई घोल दी या रेड लिटमस डाई घोल दी, तो ये पूरा सोल्यूशन कलर्ड है। तो अगर मैंने यहां चारकोल डाल दिया तो अब ये धीरे धीरे सारा कलर्ड इंप्यूरिटी चारकोल के सरफेस पे आएगी, पानी फिर से कलरलेस हो जाएगा। राइट? इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस आने वाले पार्ट में, केटाइनिक पार्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस में सवाल पूछा भी जाता है। एक डाई है मैग्नीजोन रिएजेंट, दिस इज एक्चुअली कलर्ड डाई। अगर ये डाई पानी में घुली हुई है, पानी पूरा कलर्ड है, अगर मैंने बाहर से इस मिक्सचर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स डाल दिए, ये एक्चुअली व्हाइट होते हैं, तो कुछ टाइम बाद ये पूरा कलर्ड सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है और ये पीपीटी व्हाइट से कलर्ड हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं रीजन क्या है, कि जो पीपीटी थे उन्होंने जो कलर्ड डाई थी उसको अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेना, तो सारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस, और पीपीटी खुद। और जब कोई चीज पीपीटी व्हाइट से किसी और कलर के दिखेंगे, दैट विल अपीयर टू अस विजुअल चेंज, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस केटायन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के अंत में मैग्नीशियम के कंफर्मेटरी टेस्ट आएंगे, उसमें आपको ये कंफर्मेटरी टेस्ट याद रखना, क्योंकि ये एनसीईआरटी का वेल नोन कोटेड एग्जांपल। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैग्नीशियम रिएजेंट which is a colored dye, it is used to confirm the presence of magnesium ion in the solution, because MgOH twice के white PPT इस डाई के कलर को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके पूरे सोल्यूशन को कलर्ड से कलरलेस बनाएगा। और यहां पर जो भी चीजें हो रही हैं एड्सॉर्प्शन की, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जहां आप गैस के लिए प्रेशर ले रहे थे वहां हम सॉल्यूट के लिए मोलैरिटी लेंगे, यानी कि यहां कंसंट्रेशन आएगा, रिलेशन बन जाएगा x/n is k into c raised to power 1/, यानी कि फ्रेंडलिक थ्योरी में जब तक गैस सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है आप प्रेशर से सब कुछ मेजर करते हो, जब सब कुछ सॉल्यूशन की केमिस्ट्री चल रही है तो सॉल्यूट की मोलैरिटी रखनी है, मोलैरिटी। अब पैराग्राफ पढ़ो, कौन सा पैराग्राफ, एडिसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एडिसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज पैराग्राफ स्टार्ट करो।
सलोनी झा, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। The precise mechanism of adsorption from the solution is not known। यही वाली लाइन है सलोनी, yes or no टेक्स्टर। तो वो सिंपल ये कह रहे हैं कि जब भी कभी कोई सॉल्यूट एडजॉर्ब होता है किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है ये हमें नहीं पता। गैस का तो हमें मालूम है, जैसा पिछली क्लास में कैटालिसिस वाले एग्जांपल में लिया था, इथीन का हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन की एड्सॉर्प्शन गैस के सरफेस पे। पर कभी कोई सॉल्यूट किसी सम एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, उसके पीछे का मैकेनिज्म केमिस्ट्री क्या है ये अभी तक हमें नहीं मालूम। फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ वो ले रहे हो ना 1 2 3 4 वाले। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। वो ये कह रहे कि एड्सॉर्प्शन कितना किस एक्सटेंट तक होगा ये इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर से इनका ये मीनिंग है, क्या ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या ये इसके साथ डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनाएगा। वो डिपेंड करता है कि क्या ये पोलर है और ये भी पोलर हो, ये पोलर है या ये नॉन पोलर है। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पोलैरिटी यू कैन डिसाइड कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग या वीक बनेगा। इसलिए नेचर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कुछ मापते कब है, जब वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाए। इक्विलिब्रियम पर जाके कंसंट्रेशन कांस्टेंट बन चुकी होगी, सारे वेरिएबल कांस्टेंट हो जाते हैं। हम सब कुछ मापते ही उस इंस्टेंट पे जब इक्विलिब्रियम आता है। जब तक इक्विलिब्रियम ही नहीं आया, कंसंट्रेशन चेंज हो ही जा रही है, हम कोई भी रीडिंग रिकॉर्ड करेंगे वो स्टेबल ही नहीं। तो रीडिंग जब स्टेबल वैल्यू पे आएगी तभी डिवाइस उसे रीड कर पाएगा। हाँ, कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली वो डिटरमिन करना। टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब ये इक्वेशन लिखी है ना, आपने टी तो कांस्टेंट रखा हुआ था। जब हमने ये इक्वेशन बनाई थी x by m is kp raised to power 1 by n, वहां तो t कांस्टेंट है थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट में। तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, ये बोलो वो कांस्टेंट इस चीज पे डिपेंड करता है गैस की नेचर क्या है। k डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इक्वेशन वही होगी। जब मैंने t चेंज कर दिया तो अब x by m c के साथ का रिलेशन बदल गया, तो मुझे k दोबारा से निकालना पड़ेगा। पर जब वो कह रहा है ना कि क्या k t पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे आपने ये वेरिएबल और ये वेरिएबल रखे हुए, उस वक्त ये कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट टेम्परेचर कर दूंगा तो k बदल जाएगा। तब हो सकता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट को एक नए टेम्परेचर पे कर रहे हो। पैराग्राफ पढ़ा x by m c वाला, कुछ पूछना उस पैराग्राफ में? लास्ट पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ ओके, कोई भी हो। यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं वो सब हम केमिज ऑप्शन में मोनोलेयर बनती है।
मल्टी लेयर तो फिजिक्स ऑप्शन में बनती थी, और जब तक आप मोनो लेयर की बातें कर रहे हो तब तक ये स्टोरी वैलिड है। चिकन बना भी हाँ कब का थी सही बात है, पनीर लेकिन जब भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना भाई एड्सॉर्प्शन अकेले की खाने के लिए एक्सटेंट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, तो हम ये बोल रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन तो आप हो कौन गया, लेता ये बॉन्ड टूट गया, नहीं ये एड्सॉर्ब हो गए, छोड़ अब उसके बाद इसको क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये बॉन्ड टूटेगा। तो कैमीज ऑप्शन भी तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद घटता है। तो जनरल स्टेटमेंट है एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, क्योंकि हम जब टेम्परेचर के साथ बोलते हैं ना कि टी बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन घट रहा है, तो हम सब कुछ इस पे ले जाते हैं, और हम ये चीज बोल चुके हैं कि अब टी बढ़ाओगे डेल्टा जी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ जी, अब लास्ट पैराग्राफ में कुछ किसी ने यहाँ चैट बॉक्स में लिखा, मतलब ये कैमिज्म में होता है क्योंकि फोर्थ पॉइंट स्पेसिफिसिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। यस यू आर राइट। लास्ट बहुत ठंडा है यार। पैरा की फर्स्ट लाइन, हाउ वैलिडिटी ऑफ फ्रॉन्डिक इक्वेशन कैन बी शोड बाय लॉक्सी एज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंटेन्स प्रेशर। हाउ वैलिडिटी ऑफ फ्रॉन्डिक इक्वेशन कैन बी शोन बाय लॉक्सी एज ओरिजिनल इक्वेशन कंटेन्स प्रेशर टर्म। मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका, कोई बोल, मतलब कैन यू स्पीक, बोल के बता सकते हो क्या पूछना चाह रहे हो। नया मैसेज आया, लिटमस वाला क्या बता रहे थे सर, रिमाइंड प्लीज। लिटमस एक कलर्ड डाई है, कलर्ड डाई को पानी में घोल दिया, पूरा पानी कलर्ड हो गया। अब जब पानी कलर्ड हो गया तो वहां पर जब आपने एड्सॉर्बेंट चारकोल डाला, चारकोल ने कलर्ड इंप्यूरिटी अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर ली, तो वो कलर्ड डाई मॉलिक्यूल अब पानी में नहीं है, पानी कलर्ड से कलरलेस हो गया। अच्छा, अब उसने बोला सर यही कि सी एंड पी इंटरचेंज क्यों हुए, क्योंकि हमें कोई वेरिएबल चाहिए एड्सॉर्प्शन को कैलकुलेट करने के लिए, कोई पैरामीटर चाहिए। किसी सॉल्यूशन में कोई वेरिएबल तो सॉल्यूट की मोलैरिटी है, जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी टू गेट एड्सॉर्प्शन बढ़ती जाएगी, इसलिए प्रेशर को सी से रिलेट किया जा रहा है। यहां पर आप गैस का एड्सॉर्प्शन तो देख नहीं रहे, इसलिए यहां पर प्रेशर का कोई सेंस ही नहीं बनती। इज दैट क्लियर, यू गॉट योर आंसर? ओके सर, ओके। अच्छा, आप सुनो, यहां पर क्वेश्चन क्या है, अगर आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया है तो फिर इस चीज का जवाब दो। 1 लीटर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 1 लीटर 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, चारकोल बराबर बराबर लिया। एडिसॉर्प्शन, चारकोल के अंदर एसिटिक एसिड ज्यादा कब एडिसॉर्ब होगा, कहां एडिसॉर्ब होगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनैलिटी है, तो यहां ज्यादा क्वांटिटी में एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब होगा और यहां कम क्वांटिटी में एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब होगा। गुड, वेरी गुड। बोलो ये भी कोई क्वेश्चन था? तो मैं क्या करूं, इस चैप्टर से क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं और उसके बावजूद भी सपोज कोई गलत कर रहे हैं तो उसको डैश डैश नहीं कहें तो क्या कहें? मैंने ओ नहीं बोला, डैश डैश आपने खुद सोचा, मैंने सिंपल डैश डैश कहा था। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन में आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन में जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं ये वाइवा में पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम्स में। आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होना, बोर्ड टर्म सेकेंड टर्म में प्रैक्टिकल्स लिखने हैं तो वहां पर फिर क्वेश्चन में आएगा, फिर वहां पे अच्छा घर से लिख के लाओ और फोटो। वाओ क्या बात, यही तो 2019 बैच की किस्मत है। चलो सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन में जो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिख करवा रहा हूं, गैस मास्क वाली, नंबर 2 वाली गैस मास्क,
उसमें वही लिखा कि मास्क क्या करता है, डस्ट को एडजॉर्ब करता है या पॉल्यूटेंट गैसेस को एडजॉर्ब करता है, ताकि नोज के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल पॉल्यूटेंट गैसेस ना जाएं। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, डेफिनेटली। सिलिका जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर या सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर? एडजॉर्ब। तो कमरे में अगर हवा में सीलन है, नमी है, तो सिलिका जेल का स्प्रे कर दो फर्श पे, मॉइस्चर एडजॉर्ब कर लेगा, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, फ्रेशनेस फील होगी। तो एयर प्योरीफायर का प्रिंसिपल। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ये जो अभी एग्जांपल दिया था, मैग्नीजॉन रिएजेंट या चारकोल जो कलर्ड इंप्यूरिटी को एब्जॉर्ब करेंगे। हेट्रोजेनस कैटालिसिस, वेरी पेट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो पिछली क्लास में कहा था कि हाइड्रोजन सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। तो जितने भी कैटालिस्ट हेट्रोजेनस है वो सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कराते हैं। बिना कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक कैटालिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैटालिस्ट अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। को रिएक्शन में अगर कोई रोल प्ले करना है तो उसको अपना सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। कोई भी हो, हेट्रोजेनस हो, होमोजेनस हो, कोई भी हो। बताने लगो, आगे वाला पैराग्राफ वही है कैटालिसिस में। पर यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कैटालिस्ट का पहला रोल क्या है, टू प्रोवाइड द सरफेस सो दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन गेट एब्जॉर्ब ऑन इट्स सरफेस। इसलिए अच्छा कैटालिस्ट वो होगा जो पाउडर्ड फॉर्म में हो। मोर फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैटालिस्ट इज इफेक्टिव कैटालिस्ट। उसके बाद सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, ये पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मिक्सचर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन है। किसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जिसका एटॉमिक मास या मोलर मास ज्यादा हो। तो अगर मैंने चारकोल का पीस लिया, चारकोल को एक ऐसे कमरे में रख दिया जहां पर हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है, तो थोड़ी देर बाद हवा में कैसी क्वांटिटी सबसे मिनिमम होगी? क्रिप्टॉन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगी। और नोबल गैसेस को सेपरेट किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू। नोबल गैसेस का अगर मिक्सचर है, अगर हम ये चाहते हैं कि एयर के अंदर क्रिप्टॉन गायब हो जाए, तो उस कमरे में चारकोल डाल दो, क्रिप्टॉन विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। तो अब एयर के अंदर उस गैस की क्वांटिटी ज्यादा होगी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई थी। तो हीलियम, नियॉन हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू गेट एब्जॉर्ब। तो दिस इज हाउ यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट, इन क्योरिंग द डिजीजेस। हाँ जी सर ड्यूअस प्रोसेस मेथड जो बताए थे यही है क्या? वो यही था, बिल्कुल यही था। वेरी गुड, अगर नाम याद है, गुड, ग्रेट। ड्यूस प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ाया था, नोबल गैसेस को सेपरेट करने का। नोबल गैसेस, यस सर। तो नोबल गैसेस की सेपरेशन का ड्यूस प्रोसेस है एक मेथड, उसमें ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जब आप नोबल गैसेस की शीट भी खोलोगे कभी तो, पर ये तब पता होता है जब पढ़ाओ। आई डोंट नो, मैंने पढ़ाया था। यस सर, पढ़ाए थे सर नोबल। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए तो मेरा सिलेबस स्लो होता है और एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। अब आगे चल रहा हूं, जब मैं लिखवा नहीं रहा हूं। कोई बोल दे लिखवाओ तो टॉर्टोइस बन जाना। इन द डिजीज, जितने भी ड्रग्स का मतलब यहाँ ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन है। पहली बात तो गंदा दिमाग, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, गोलियां जो खा रहे हैं। तो जब भी कोई भी मेडिसिन, जब भी आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो मेडिसिन जब बॉडी में जाके ब्लड में डिसॉल्व होगी, तो अब वो एक एड्सॉर्बेंट का काम करती है ताकि अपने सरफेस पे वायरस और बैक्टीरिया को एड्सॉर्ब करे। द मोमेंट ड्रग मॉलिक्यूल अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरिया खुशी खुशी आके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वो चिपक जाएगा उसके साथ। अब ड्रग अपना एक्शन काम करेगा उसको किल करने। तो एक्चुअल में जितने भी हम दवाइयां खाते हैं वो ज्यादातर एडजॉर्प्शन फिनोमिना के थ्रू, तो एडजॉर्प्शन की ये रियल लाइफ में हमारे जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ड्रग आपने गोली खाई,
कुछ देर बाद गोली पानी ब्लड में जाके डिसॉल्व हो गई। अब वो सारे ड्रग मॉलिक्यूल पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, जहां जहां बैक्टीरिया वायरस इकट्ठा हुआ पड़ा है वो उसको आके अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे वायरस बैक्टीरिया उस सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ड्रग अब उसको किल करने का काम करेगा। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर एक ऐसा प्रिंसिपल छोड़ा है कि किसी कमरे में चोर, पुलिस जाए भागे, चोर खुशी खुशी पुलिस के साथ बॉन्ड बनाए, और पुलिस ने अपना रंग बदला हुआ था, चोर को नहीं पता ये पुलिस है। जब बॉन्ड बना लिया, पुलिस बोलती हेलो मैं हूं, तो तब तक तो बेचारा मर चुका। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आपने वहां पर ये पढ़ा था कि अगर सल्फाइड और हो मेटलर्जी में, तो सल्फाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो झाग में आ जाएंगे, और जो वाटर लविंग इंप्योरिटी होती हैं वो झाग में नहीं आती। तो वहां पर आपने पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया था, चीड़ का तेल, टर्पीन का तेल। तो वो जो ऑयल होते थे वो ऑयल पानी में घूमते घूमते सरफेस पे झाग बना के आते, पर पानी के सरफेस में जहां ऑयल ड्रॉप घूमी जा रहा था, जहां जहां ऑयल ड्रॉप जा रहा था, सल्फाइड पार्टिकल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करी जा रहा था। तो वहां ऐसे समझ लो, इस कमरे में सपोज करो ये पूरा कमरा पानी है, पानी भरा पड़ा है, और तुम सब सल्फाइड पार्टिकल्स हो, तुम घूमी जा रहे हो पानी में। मैं ऑयल हूं, मैं ऑयल बन के घूमी जा रहा हूं हर तरफ। तो ऑयल पार्टिकल जहां जहां जा रहा है, तुम लोगों को मैं स्टिक करता जा रहा हूं अपने साथ। जैसे तुम लोग मेरे साथ स्टिक हुए सल्फाइड पार्टिकल, मैं उठ के झाग में ले गया तुम्हें। तो पानी नीचे, हम झाग के ऊपर, तो फ्रोथ फ्लोटेशन। हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल वहां यूज किसने किया? ऑयल ने सरफेस प्रोवाइड की है, एडसॉर्बेंट है, उसके सरफेस पे आपके कौन स्टिक हुआ? तुम, सल्फाइड पार्टिकल्स। इंप्योरिटी पानी में तैरती रह गई। एडसॉर्प्शन इंडिकेटर छोड़ सकते हो, कोई यूज नहीं। नाइन्थ छोड़ना है, फर्स्ट छोड़ना है। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, बस इसमें इतना याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल इज एडसॉर्प्शन बेस्ड। क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल नाम पता होना चाहिए। अगर किसी ने कह दिया क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से हम, मतलब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में किस प्रॉपर्टी की मदद से हम दो चीजों को प्योरीफाई करते हैं, उनकी एडसॉर्प्शन की टेंडेंसी से। हो ये रहा है क्रोमेटोग्राफी में, एक बहुत बड़ा ग्लास का ब्यूरेट टाइप है, इसमें पूरा पाउडर्ड सिलिका जेल भर देना है। ये पूरा सिलिका जेल भर देना है, पाउडर। अब सपोज करो मेरे पास यहां पर एक बीकर में दो इंक मिक्स है, रेड इंक एंड ब्लू इंक, ये मिक्स है। लेकिन जब रेड और ब्लू मिक्स हो गए, अब वो आपको रेड नहीं दिख रहा, ब्लू नहीं दिख रहा, वो पर्पल टाइप का दिखेगा। तो इस वक्त आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितने रंग हैं, इसके अंदर मोर देन वन कलर है। अब मैंने इस पूरे इंक के मिक्सचर को, कलर्ड मिक्सचर को, थिक सोल्यूशन, इसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेना है, इसके सरफेस पे डाल देना। तो इसके सरफेस पे सिलिका जेल ने वो सारा कलर्ड इंप्योरिटी, जो भी कलर्ड है, वो अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे पड़ा रहने दूंगा, क्योंकि मैं सिलिका जेल को टाइम दे रहा हूं। अगर तुझे रेड कलर पसंद है तो तू टाइट बॉन्ड बना ले रेड कलर के साथ, अगर तुझे ब्लू कलर नहीं पसंद तो ब्लू कलर के साथ लूज बॉन्ड ही रहने दे। मतलब अगर सिलिका जेल एडसॉर्बेंट रेड और ब्लू में से रेड कलर की इंप्योरिटी को ज्यादा प्रेफरेबली एडसॉर्ब करवा रहा है, तो इसको इसके साथ बॉन्ड बनाने का टाइम दे रहा हूं बाय इसे खुला छोड़ के। अब 5-10 मिनट्स के बाद जो सिलिका जेल ने करना था कर दिया। अब मैं इसके ऊपर सॉल्वेंट डालना शुरू कर दूंगा, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो कम एडसॉर्ब हुआ या जिसको सिलिका जेल ने नहीं पकड़ा, वो इस सॉल्वेंट में घुल। तो जब मैं ऊपर से वॉशिंग करूंगा, सॉल्वेंट डालता जाऊंगा, तो ब्लू कलर नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सिलिका जेल के साथ स्टिक ही नहीं हुआ। तो जो स्टिक नहीं हुआ वो नीचे गिरता आ रहा है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में वो ब्लू कलर
विद दैट सॉल्वेंट, जो भी मैंने यहां यूज किया उसको वॉश करने के लिए, यहां ब्लू कलर विद सॉल्वेंट दिख रहा है, पर मुझे ब्लू कलर चाहिए, मुझे सॉल्वेंट नहीं चाहिए। तो अब इस मिक्सचर में मैं इसे बॉईल करूंगा ताकि सॉल्वेंट वेपर बन के उड़ जाए, ब्लू कलर के इंक यहां आ जाए। दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट टू कलर। तो अब ब्लू कलर यहां आ चुका है, ये बीकर आपने अलग से ले लिया। अब किसी ने कहा हमें रेड कलर भी वापस दिलाओ, तो रेड कलर तो सिलिका जेल ने बहुत टाइटली एब्जॉर्ब किया, मतलब रेड कलर हैज बीन एब्जॉर्ब टाइटली विद द सिलिका जेल। तो अब मैं यहां पर इस प्रिंसिपल का यूज करूंगा जो दुनिया में हम सबके साथ करते हैं। अगर हमारा बॉन्ड किसी के साथ बना है, अगर हमसे उससे बेहतर चीज मिल गई, हम अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देंगे। तो यहां पर अब मैं एक नया सॉल्वेंट नंबर 2 ले रहा हूं। सॉल्वेंट 2 ऐसा जिसके लिए रेड कलर मर रहा है कि आई एम डाइंग फॉर यू, कि यार तू आजा। तो सॉल्वेंट 2 ऐसा लेना है जिसमें रेड कलर की अफिनिटी सिलिका जेल के साथ कम हो, पर रेड कलर की अफिनिटी उस सॉल्वेंट में ज्यादा। तो अब हम ऐसा सॉल्वेंट 2 डालेंगे जिसमें रेड कलर खुशी से डिसॉल्व होगा। सिलिका जेल उसे पकड़ के बैठा है, बट वो कह रहा है लीव मी, आई एम गोइंग, बाय बाय। तो अब रेड कलर भी धुलता हुआ नीचे आएगा। तो जब रेड कलर धुलता हुआ नए बीकर में आया, अब हमें सॉल्वेंट भगाना है, तो हम बॉयल करेंगे, सॉल्वेंट उड़ेगा, इंक पीछे रह जाएगी। दिस इज हाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है पानी का फिर से यूज करके नए नए धागे बनाते हैं। उन्होंने पहले सपोज करो एक ही मशीन में एक कपड़ा डाई करना था, कपड़ा डाई कर लिया, अब उसके बाद जो वेस्ट मशीन में लगा रह गया उसमें सॉल्वेंट डाल के सारा पानी फेंक दिया, अब उसमें बहुत सारे रंग आ गए। अब वो अपना नया रंग और नहीं खर्चना चाहते क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो वो उसी वेस्ट पानी में जिसमें खूब सारे रंग मिल गए हैं उसको क्रोमेटोग्राफी के सेटअप में भेज देंगे, उससे फिर से पुराने जो मिक्सचर में कलर आए हुए हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड देन वी विल यूज देम अगेन फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां पर एक वर्ड जो उन बच्चों को पता लगेगा जब वो कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, अरिहंत टाइप के आते हैं ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, उसमें इस पे सवाल पूछा जाता है किसकी आरएफ वैल्यू ज्यादा है। आरएफ वैल्यू वर्ड का मतलब है कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल वो करेगा जो सिलिका के साथ टाइटली बॉन्डेड नहीं था, लूजली बॉन्डेड था, यानी कि जो सिलिका जेल के साथ एड्सॉर्ब नहीं होगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा नीचे, तो उसकी आरएफ वैल्यू हाई होगी। इज दिस क्लियर? आरएफ का फुल फॉर्म रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर फुल फॉर्म। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन। अब जरा उसके नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहे 3, उन तीनों क्वेश्चन को देख के आंसर करके देखो होता है या नहीं। सर राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ कैमीज ऑप्शन। कैमीज ऑप्शन की 2 एग्जांपल बतानी है। एक तो मैग्नीजोन रिएजेंट, अच्छा करेक्टरिस्टिक, सॉरी, कैमीज ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक एंड कैमीज ऑप्शन हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। सरफेस एरिया इरिवर्सिबल, वेरी गुड। मोनोलेयर, वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट। 5.2 वाला क्वेश्चन देखो। Why does physis option decreases with increase in temperature? बॉन्ड टूट जाते हैं, डेल्टा जी विल स्टार्ट बिकमिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी घटेगी। Why are powdered substance are more effective? हाई सरफेस एरिया, बोर्ड में पास हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ कैटालिसिस वाले पार्ट में। सर अभी नहीं छुट्टी इसी बात पे, कैसे छुट्टी? सर हाँ जी बोलो बोलो। सर जो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस था सर, जो मेटलर्जी में पढ़े थे सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड था, इसी तरह ना करते हैं सर उसके लिए? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं। जो हमने मेटलर्जी में आपको यहाँ एल्यूमिना जेल के साथ बोला था, क्योंकि एल्यूमिना जेल सिलिका जेल बोथ आर एड्सॉर्बेंट। कैटालिसिस में जो काम की चीज है वो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, पर मैं यहां समझाऊंगा भी।
नेक्स्ट पेज पे आओ कैटालिसिस में, जहां पर लिखा है प्रोमोटर एंड पॉइजन्स। मिला वो पैराग्राफ, प्रोमोटर एंड पॉइजन। उसके नीचे होमोजेनियस कैटालिसिस के एग्जांपल दिख रहे, 3 रिएक्शन रटने हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद 2-2 बार। कितना रटे सर? होमोजेनियस कैटालिसिस की 3 रिएक्शन दिख रही है, SO2 प्लस O2, एसिटिक एसिड प्लस वाटर, सुक्रोज प्लस वाटर। अब इसमें समझने वाला पॉइंट जो है वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो रिएक्शन है SO2 प्लस O2 वाली, उसमें कैटालिस्ट देखो एरो के ऊपर क्या लिखा है, कैटालिस्ट NO किस फॉर्म में, सॉलिड लिक्विड गैस, और रिएक्टेंट SO2O2। when reactant and catalyst are present in same physical state we call it as homogeneous catalyst। homogeneous catalyst का मतलब जब reactant उसी physical state में है जिस physical state में catalyst है। so when reactant and catalyst are present in the same phase then we call it as homogeneous catalysis। अब second example में जरा देखो, एक मिनट, एसिटिक एसिड भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड। अब देखो वहां एसिड कैटालिस्ट कौन लिया, वो भी लिक्विड। सो व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिस्ट। थर्ड एग्जांपल में चेक करो, सॉल्यूशन फॉर्म में है सुक्रोज C12H22O11 शुगर, पानी भी लिक्विड फॉर्म में यानी कि एक्वस फॉर्म में है सब कुछ, सल्फ्यूरिक एसिड वो भी लिक्विड फॉर्म में। अगर कभी ये वर्ड आया होमोजेनस एसिड कैटालिस्ट, तो इसका मतलब है कि कैटालिस्ट का रोल तो एसिड प्ले कर रहा है, पर एसिड हैज बीन टेकन इन द सेम फिजिकल फॉर्म एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ऐसे आती है, जो फर्स्ट पैराग्राफ कैटालिसिस का जो पहला पैराग्राफ था पिछले पेज पे जहां से कैटालिसिस स्टार्ट हुआ, वहां एक रिएक्शन दिख रही KClO3 गिव्स KCl। तो यहां पे क्वेश्चन में KClO3 सॉलिड है, डीकंपोज करके KCl सॉलिड और ऑक्सीजन गैस बनाएगा, लेकिन यहां कैटालिस्ट जो लिया जाता है वो MnO2 लिया जाता है, ये सॉलिड। तो आपसे पूछा जाता है व्हेन MnO2 इज सॉलिड, KClO3 इज सॉलिड, इट इज ए होमोजेनियस कैटालिस्ट और हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। तो यहां पे जाके आपके मार्क्स कट जाते हैं, ये हेटेरोजेनियस, भले ही दोनों सॉलिड है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में कभी ये बात बताई थी मैंने कि जब भी कभी मोर देन वन सॉलिड सब्सटेंसेस हो, भले उनकी फिजिकल स्टेट सेम है पर कभी फेज सेम नहीं होता। टू सॉलिड्स आर नेवर काउंटेड एज सेम फेज, बिकॉज जब एक सॉलिड के साथ दूसरा सॉलिड जुड़ेगा तो बीच में एक बाउंड्री जरूर बनती, और जब तक बाउंड्री बनेगी होमोजीनियस नहीं है। जब आपने पानी में चीनी घोली तो क्या बाउंड्री बनती है, लेकिन अगर पानी में तेल घोला तो दोनों तो लिक्विड है फिर भी बाउंड्री बनी, तो वो हेटेरोजीनियस है। इसलिए जब भी कभी दो सॉलिड कांटेक्ट में आते हैं तो बाउंड्री जरूर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बारीक बारीक पाउडर करके आटे में चीनी का पाउडर मिला दूं, है तो सब कुछ सॉलिड, क्या आपको वो सेम दिखेगा? हो सकता है कोई कहे दिखने में तो सारा व्हाइट पाउडर है, चख के देखो पता लगेगा कुछ अब मिला हुआ है। आटे का टेस्ट और चीनी का टेस्ट अलग आएगा। इफ यू कैन सेंस द टू सॉलिड विद योर एनी फिजिकल सेंस, then it is not a homogeneous. And whenever you mix two solids are never counted as same phase, चाहे वो ग्रेफाइट और डायमंड हो, दिखने में साफ अलग, चाहे वो रोम्बिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, कोलॉइडल सल्फर हो, they are all solid but they are not counted as same phase. So when your reactant is in the solid form, catalyst is in the solid form, it is still not, so it is heterogeneous. अब heterogeneous catalysis वाली एग्जांपल्स देखो जरा। heterogeneous catalysis में एग्जांपल नंबर 1 चेक करो, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। कैटालिस्ट कौन सा यूज किया? प्लैटिनम।
सॉलिड बट SO2 इज ए गैस, डिफरेंट फेज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली हेबर्स प्रोसेस, कैटलिस्ट आयरन सॉलिड बट नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज ए गैस, हेट्रोजीनियस। अमोनिया प्लस O2 दोनों गैस हैं बट प्लैटिनम सॉलिड कैटलिस्ट ली है, हेट्रोजीनियस। वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन बोथ आर डिफरेंट, लिक्विड एंड गैस बट कैटलिस्ट इज सॉलिड, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्लियर है। एग्जांपल्स ये याद रखने, आपसे अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ, कैटलिस्ट का नाम पता होना चाहिए, वो अब पता है ना, वहां याद भी रखना। आपको पता होना चाहिए अमोनिया प्लस O2 की जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ, एंड प्लैटिनम। अपनी डी ब्लॉक की शीट खोलनी है, डी ब्लॉक की शीट में कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज का एक पूरा टेबल बना हुआ है, वो कौन सी प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट है, उसके साथ ये सारा पढ़ोगे तो कंप्लीट टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, विच कैटालिस्ट इज होमोजेनियस, विच इज हेट्रोजेनियस। एग्जांपल्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? तो अब हम इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो मैं खत्म करवा रहा हूं, एडिसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। हमने वो करने, उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करें। एडिसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में 5 पॉइंट्स वहां हैं, नीचे वाले पेज पे देखो, एडिसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, मिला ये पॉइंट। नंबर 2 में एडिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। नंबर 3 में अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। नंबर 4 डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। नंबर 5 डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम कैटालिस्ट सरफेस। ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए, सीक्वेंस में, इनको आगे पीछे करके नहीं कभी याद करना, क्योंकि वो एडवांस का क्वेश्चन इससे बनेगा और वो सीक्वेंस पूछते हैं। अब मैं से एग्जांपल से समझा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे देखो, एक डायग्राम सा बना हुआ, ऑनलाइन वाले देखो, नेक्स्ट पेज पे कोई डायग्राम है ब्लू कलर वाला। इस डायग्राम की मदद से आप ये 5 पॉइंट्स याद रखोगे। लिसन केयरफुली नाउ। एग्जांपल दे ये वाली है, हाइड्रोजन का एडिसॉर्प्शन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ निकल। हम कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, ये रिएक्शन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब निकल कैटालिस्ट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ तो इसके बीच के सारे स्टेप सीक्वेंस में बताओ। जब निकल ने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब किया या हाइड्रोजन गैस निकल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई, इनके एड्सॉर्प्शन के दौरान जो जो बीच में स्टेप्स हुए उन सबका सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन दो। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसलिए उसका पहला पॉइंट लिखा है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, कि सबसे पहले रिएक्टेंट को जिसको एब्जॉर्ब कराना है सरफेस के कांटेक्ट में लाओ। मतलब अगर ये कैटालिस्ट का सरफेस है तो जिस कंटेनर में निकल पाउडर की फॉर्म में लिया उसमें गैस डिफ्यूज करवाओ। तो वेरी ऑब्वियसली चीज है, जब तक गैस डिफ्यूज ही नहीं होगी तो एड्सॉर्प्शन स्टार्ट कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज अलाउ द गैस टू डिफ्यूज इन द कंटेनर having powdered nickel या फिर having adsorbent। नंबर 2 स्टेप, अब हाइड्रोजन एडसॉर्ब होना शुरू होगी, पर जब हाइड्रोजन एडसॉर्ब हो रही है वो ऐसे जुड़ रही है, H2 मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो रहे हैं, अभी H एटम का बॉन्ड बना पड़ा है। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा है एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, मॉलिक्यूल का एडसॉर्प्शन, एटम का एडसॉर्प्शन नहीं है। इसलिए सेकंड पॉइंट में अगर अंडरलाइन करना तो मॉलिक्यूल वर्ड को अंडरलाइन करो। एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट।
अब तीसरी चीज, अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसका मीनिंग, जब ये एडसॉर्प्शन हो रहा था, जब ये बॉन्ड बन रहे थे, हीट रिलीज हो रही थी, इनका बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। अब ये दोनों एटम अलग अलग हो गए, दे आर गेटिंग फॉर्म्ड लाइक दिस, यानी कि जो इंटरमीडिएट बना, H एटम इंटरमीडिएट विच आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल। तो ये हो गई कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्शन। सो मॉलिक्यूल पहले एडसॉर्ब होते हैं, वो फिजिकल एडसॉर्प्शन, पर जब फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ, बॉन्ड बने, एनर्जी रिलीज हुई, अब उस एनर्जी ने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। बट जो एडसॉर्प्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है वो सफिशिएंट नहीं होती ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, हमें भी हीट देनी पड़ती है। इसलिए जब आप ये रिएक्शन करवाते हो, आप यहां पर लिखते हो 473 to 573 केल्विन। ये जो आप हीट कर रहे हो, ये हमें हीट बाहर से देनी पड़ती है ताकि ये H2 का बॉन्ड ब्रेक करे, क्योंकि H बॉन्ड इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। द रीजन आप जानते हो, ये 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना, और सबसे छोटा क्वांटम नंबर 1 ही है, और जितना क्वांटम नंबर छोटा, ऑर्बिटल साइज छोटा, उतना बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इसलिए दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी टू गेट ब्रोकन। इसलिए सिर्फ एडसॉर्प्शन से ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, हमें हीट सप्लाई भी करनी पड़ती। तो तीसरा स्टेप हो गया, हाइड्रोजन जो एडसॉर्ब हो गई थी उसका कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन हो गई। फोर्थ स्टेप, डीसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डीसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, अंडरलाइन द वर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट, डीसॉर्प्शन ऑफ reaction product from the catalyst surface, thereby making the surface available again for more reaction to occur। मतलब अब कैटलिस्ट के सरफेस पे जो हाइड्रोजन के एटम बन चुके हैं, they will start forming the bond with ethene, क्योंकि अब ये H एटम है, H एटम is more reactive than H2 molecule। तो अब इसके कांटेक्ट में जब इथीन आएगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इनका बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही इनका बॉन्ड बन गया, दिस बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन दिस बॉन्ड, इसलिए अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो डीसॉर्प्शन हो गया। तो फोर्थ पॉइंट हो गया डीसॉर्प्शन। पर डीसॉर्प्शन किसका हुआ है? इथेन का, H का नहीं, क्योंकि H अब पार्ट किसका बन चुका है? इथीन से जुड़ चुका है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन करो रिएक्शन प्रोडक्ट। रिएक्शन प्रोडक्ट का डीसॉर्प्शन हो गया। लास्ट स्टेप, जब डीसॉर्प्शन हो गया, अब कंटेनर का होल ओपन करो, गैस बाहर निकालो, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट। लास्ट स्टेप, अब अंदर कैटलिस्ट फिर से खाली, सारा इथेन निकाल लिया, फिर से साइकिल रिपीट करो, इंसर्ट हाइड्रोजन, सो दैट द प्रोसेस कैन बी रिपीटेडली कैरीड आउट। अब यहां पे जाके दो वर्ड का मीनिंग हमने सीखना है। जब हम थ्रू आउट 11th में ये वर्ड बोलते हैं प्रोमोटर, खासकर जब आप ये बोलते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में अमोनिया जब बनती है, आयरन कैटालिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है। उसके अलावा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ते हो, तो आप बोलते हो अगर आपने लिंडलार कैटालिस्ट डाला तो रिएक्शन सिर्फ इथीन पे जाके रुक जाएगी। पॉइजनड कैटालिस्ट किया है ना ऑर्गेनिक में। तो अब हम उसका सरफेस केमिस्ट्री वाला वर्जन बताने लगे कि सरफेस केमिस्ट्री कैसे एक्सप्लेन करती है, प्रोमोटर अपना काम कैसे करता है। तो सपोज करो ये आयरन का सरफेस है, आयरन के सरफेस में आयरन के एटम्स हैं। मान लो ये सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस। अब हम क्या करेंगे, जब आयरन आएगा खुद, मतलब आयरन तो कैटालिस्ट है, आयरन ने क्या करना है, यहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करना है। तो यहां मॉलिब्डेनम जब मैं इसके साथ ले रहा हूं, वो एटम्स को डिस्प्लेस करा के खुद बीच में इंसर्ट होगा। जैसे दो एटम्स के बीच में तीसरा एटम ऐसे
बैठ भी गया, मान लो उसने डिस्प्लेस नहीं भी किया, तो एक नई सरफेस जनरेट हो गई, सरफेस एरिया, तो कैटालिस्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ गई। यानी कि अगर आयरन के ये एटम्स हैं, उनके कांटेक्ट में मॉलिब्डेनम ले आए, तो अब ये जनरेट कर रहा है सरफेस एरिया, नई जनरेट करके बढ़ा रहा है। पर अब आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर तो कोई भी सॉलिड लेके किसी में भी डाल दो। ये तभी होगा जब द टू सॉलिड ऑफ डिफरेंट एटम आर कंपैटिबल विद ईच अदर। हर किसी के साथ ये कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, और वो डिपेंड करता है कौन अपने क्रिस्टल लैटिस को डीफॉर्म होने की इजाजत देगा। सो प्रोमोटर का काम क्या है? कैटलिस्ट के साथ मिलके एक नई सरफेस जनरेट करना, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब पॉइजन कैटलिस्ट क्या काम कर रहे हैं? सपोज ये कैटलिस्ट यहां पे जाके, सपोज इस जगह पे जाके इथीन और हाइड्रोजन को सपोज डिसॉर्ब होने, तो जब आपने लिंडलर कैटलिस्ट में पलाडियम, बेरियम सल्फेट, पॉइजन्ड बाय सल्फर, ये सब वर्ड यूज किए, वो आके खुद इस जगह में ब्लॉक कर देते, बैठ जाते। उन्होंने जब यहां बैठ गए खुद, तो उन्होंने कैटलिस्ट के सरफेस पे जिन जिन जगह पे एब्जॉर्प्शन होना था वो खुद ब्लॉक कर दी। इसलिए अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए जगह ही नहीं बची। इसका मतलब वो नेगेटिव कैटलिस्ट बन गए, इनहिबिटर बन गए। तो बेसिकली ये हो रहा है कि मैंने कैटलिस्ट के सामने ऑप्शन दी, तो इथीन और हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करिए, पर सल्फर पॉइजन्ड कैटलिस्ट जो आके वो प्रेफरेबली एब्जॉर्ब हो। अब इसमें माइंड में ये आता है, ये काश इसे ब्लॉक कर, मतलब बैठने ही ना देते। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस सरफेस के ऊपर जब सल्फर आके बैठ गया, तो यही मना कर देता सल्फर, यू गो आउट, मुझे इनको साथ बॉन्ड बनाना। पर ये चॉइस नहीं देता, ये सिलेक्टिव ही नहीं होता। ये कहता है कोई भी आके बैठ जाओ, सरफेस कह रहा है कि कोई भी आके बैठ जाओ, लेकिन इनकी टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इनसे ज्यादा है, इसलिए ये प्रेफरेंसली यहां बैठ जाते हैं। एक बार बैठ गए, सरफेस एरिया इज नाउ नो मोर अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसलिए रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो प्रोमोटर और इनहिबिटर का रोल हमें पता लग चुका है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स वाला सेक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। छुट्टी, खेलो। सो यू कैन लीव द मीटिंग, और अगर ऑनलाइन में किसी ने कुछ पूछना है, यू कैन आस्क टू मी। सर दूसरा डाउट है, दोबारा बोलो। तो बाकी का जो कैटालिसिस का पोर्शन है वो